नमस्कार दोस्तों। मैं विजय बेटकर फिर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आना हुआ अपने यूट्यूब मंच के माध्यम से। तो बात हमें बहुत आप लोगों के बीच में रखनी है, करनी है, और देश प्रदेश की सारी बात मैं रखूँगा। और आजकल यहाँ कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है बुलडोज़र बढ़ चढ़ के लोगों के घरों पर हिस्सा ले रहा है। उत्तर प्रदेश का अगर जो मुकाबला किया जाए कि बुलडोज़र से, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मतलब मध्य प्रदेश में उसका रुतबा है बुलडोज़र का। तो ठीक है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बिटोरते हैं, जो अवैध खनन टाइप में प्रॉपर्टी बिखेरते हैं, अलग अलग गलत कार्य करने कर कर वह अपना संपत्ति बिटोरने का काम करते हैं, उस पर तो चलना चाहिए। इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि मध्य प्रदेश में हमेशा ऐसा क्यों लोगों को आईना दिखाया जाता है? दलित को आईना यहाँ दिखाया जाता है और आदिवासी को यहाँ आईना दिखाया जाता है, क्योंकि आदिवासियों का संख्या वहाँ ज़्यादा है। तो हमेशा आदिवासी भाई ही वहाँ पीड़ित होता है। और पीड़ित इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जब अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो जब वो भी शौक से मतलब चलना चाहते हैं, मूछ रखा के चलना चाहते हैं, आईना पहन के चलना चाहते हैं, दफ्तरों में बैठना चाहते हैं, उनकी सभी मतलब जो भी चीज़ है वह बढ़िया से अच्छा हो, तो उस चीज़ से लोगों को बहुत मतलब दिक्कत है, परेशानी है। तो यह कल की अभी मतलब न्यूज़ है। कल ही हम चाहते थे कि आप लोगों के बीच में आएँ, लेकिन हमें मौका तो नहीं मिल पाया, लेकिन आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। कल क्या हुआ कि एक आदिवासी व्यक्ति थे, उनके ऊपर एक सर्वेश मिश्रा नाम कोई करके हैं, वह खुलेआम सिगरेट पी करके धुआं ऊपर छोड़ते हैं। उसके बाद में उस आदिवासी व्यक्ति के ऊपर वो पेशाब करते रहते हैं। ये हरकत है। अब सोचना यह होगा कि मतलब आखिर ये सब कब तक चल सकती है? कौन इन लोगों को बढ़ावा देने का काम करता है? इन लोगों के अंदर कहाँ से हिम्मत आ जाती है कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं? अपनी मानसिकता में इस प्रकार की हरकत डाले रहते हैं। और कोई यह मतलब देश में नई बात नहीं है, कोई एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। इससे पहले एक व्यक्ति और थे, वह भी मतलब मिश्रा ही थे। अभी उनका नाम मैं बताऊंगा। दिल्ली से न्यूयॉर्क वाली जो फ्लाइट होती है, उस फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला बैठी होती है। उस बुजुर्ग महिला के ऊपर शंकर मिश्रा जो होते हैं, उस बुजुर्ग महिला के ऊपर वो पेशाब करते हैं। हालांकि कानून एक्शन लेती है, एक्शन लेके जो भी प्रावधान होते हैं उस प्रावधान के हिसाब से उनको सज़ा देने का काम करता है। लेकिन यही ठीक है, अच्छी बात है, कानून उस चीज़ पर पहल करे। हम लोग समर्थन करते हैं कानून का, सब कुछ का करते हैं। लेकिन यह है कि ऐसे लोग मतलब समाज में कहाँ से निकल करके आ जाते हैं? ब्राह्मण समाज से कहाँ से निकल करके आ जाते हैं? ब्राह्मण समाज इन लोगों का विरोध क्यों नहीं करता? ब्राह्मण समाज इन लोगों को सीधे इनको आईना दिखाना चाहिए, इनको अपने समाज से बेदाखिल कर देना चाहिए। इनको ऐसे लोगों को बिल्कुल मतलब समाज में रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने समाज का जो है, जो ब्राह्मण समाज की जो हैसियत है, उस हैसियत को ये लोग डाउन करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति करेगा, दो व्यक्ति करेगा, लेकिन पूरा समाज को भोगना पड़ता है उस चीज़ को लेकर। तो मेरा यह कहना है कि जो भी हो मेरे भाई, मतलब देश में जो भी हो, जिस धर्म का हो, जिस समाज का हो, जिस जाति का हो, ये सब सारी चीज़ें देश में शोभा नहीं देती हैं। क्योंकि देश जो है अब डिजिटल के तरफ चल रहा है, एचडी के तरफ चल रहा है। लोगों की भविष्य की बात देश में हो रही है। लोग भविष्य को अपना स्थापित करने की सोच रहे हैं, लोग आगे बढ़ने की चाहत अपने मन में रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब पिछला दौर जैसे था वैसे ही फिर देश चलता रहा, तो फिर देश का तो विकास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और यह भी एक बात है, इस पे तो बात तो हुई, अब पता नहीं कहाँ से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है, या तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो भी जिस परिवार के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बहुत ही निंदनीय और दुखद होती हैं। और
अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, लेकिन यह भी है, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ इस घटना में। जो मतलब पेशाब करने वाली घटना, इस घटना में मैं एक चीज़ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि कल की यह न्यूज़ है, लेकिन मीडिया के लोग इसको उस प्रकार उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। अब क्या मानसिकता उनकी है, क्या उन लोगों की सोच है कि क्यों यह मतलब डिबेटों में अपना बार बार नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन अभी 3 दिन से यह खबर चल रही है महाराष्ट्र की। जिस महाराष्ट्र की मैं बात आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ, उस महाराष्ट्र में 5 साल सरकार नहीं चल पाती है, हमेशा कोई नया मुख्यमंत्री बनता है। और इसलिए बनता है क्योंकि बार बार पार्टियों में फुटमत होती है, विधायक छटकते रहते हैं। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। और महाराष्ट्र जो है, आइए अब देखिए, राजनीति वाली चीज़ हमेशा बार बार सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर पूरे 3 दिन से 4 दिन से वही दिखाया जा रहा है। लेकिन ये पेशाब करने वाली हरकत ये नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, उनकी मानसिकता कोई बात नहीं, लेकिन हम अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के राजनीति पर। अब महाराष्ट्र में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पे तो मैं बात करूँगा। आज बहुत बड़ी मीटिंग थी। ये शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार, ये 29 विधायकों के साथ गए, कॉन्फ्रेंस वगैरह किए। और उसके बाद में आज उनका भी, शरद पवार जी का भी कॉन्फ्रेंस था। उनके कॉन्फ्रेंस में यह पता चला कि उनके पास भी 16 विधायक हैं। यह लोग यह अनुमान लगा रहे थे, लोग यह अपने आप को बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा विधायक टूट करके शरद पवार जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। इस प्रकार की भी मतलब सब कुछ थी। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, जो भी जहाँ जा सकता है भाई, उसकी खुली आज़ादी है। लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, यही लोकतंत्र की हमारी खूबी है। किसी देश में वह अपने आप को फैसला लेता है कि हमें क्या करना है, लेकिन इस प्रकार की वह फैसला नहीं ले सकता है कि हम लोगों को पीड़ित करने का काम करें, लोगों को हम सताने का काम करें। इस प्रकार की फैसले बिल्कुल संविधान जो है इजाज़त नहीं देता है। अब महाराष्ट्र में पहली बार जो है बहुमत किसी का नहीं आया। जब चुनाव हुआ, बहुमत किसी का नहीं आया। तब ये अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब अपने आप को यह सोच रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र में सत्ता बनाया जाए। लेकिन बार बार कोशिश करते थे, वह भी उस बीच में भी 2-3 बार यह न्यूज चला, नहीं बन पाता था। लेकिन फिर यही अजीत पवार जी जो हैं, अजीत पवार जाते हैं, कई लोगों को लेके जाते हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 दिन के लिए वह मंत्री का कार्यभार संभालते हैं। और अब मंत्री का कार्यभार इसलिए देते हैं, जो भी उनके ऊपर दाग धब्बे लगे रहते हैं, वह सब सारी दाग धब्बा धुल जाती है मंत्री बनने के बाद में। फिर इनको एहसास होता है कि नहीं, अपने चाचा जी का ही हमें साथ देना चाहिए, आदरणीय शरद पवार जी का ही साथ देना चाहिए। वो फिर से अपने विधायकों को लेके आते हैं, इन पे शरद पवार जी के पार्टी में मिलाते हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार गिर जाती है। फिर जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार गिर जाती है, तब एनसीपी और शिवसेना एक होकर, और एमआईएम के कुछ विधायक हैं, मतलब एकाध होंगे, नहीं शायद समाजवादी की पार्टी के हैं, एमआईएम के भी होंगे, हाँ एमआईएम के भी हैं। वो लोग मिलके अपना सरकार बनाते हैं। और उदय जी जो हैं वह 2 साल तक लगभग यूँ ही चलाते हैं अपनी सत्ता। बाद में जो बाला साहब का राइट हैंड होते हैं, आदरणीय जो होते हैं, वह शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे जी। उनको कोई यह नहीं सोच सकता था, पूरा शिवसेना पार्टी यह नहीं सोच सकती थी अपने आप को कि शिंदे जो हैं वह छोड़ के शिवसेना को चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ।
अब अंदर अंदर शिंदे के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी, शिंदे आदरणीय शिंदे जी के अंदर क्या चाहत थी, क्यों मतलब उनको शिवसेना में रहना पसंद नहीं था, वो तो वही जान पाए होंगे उस समय। वो चले जाते हैं, कम से कम 45 से 48 विधायकों को तोड़ करके लेके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको बाखूबी से एकदम सम्मानित करके फिर एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाती है। 5 साल के अंदर में दूसरे मुख्यमंत्री, मतलब तीसरे मुख्यमंत्री। अब आज की जो न्यूज है, आज का जो डेट चल रहा है, आज 2-3 दिन से जो न्यूज चल रहा है कि यह चल रहा है कि अब महाराष्ट्र से शिवसेना भी का अस्तित्व खत्म हो गया और शरद पवार जी का भी अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि अब विधायक बचे ही नहीं, एमएलए बचे ही नहीं, सांसद बचे ही नहीं, तो पार्टी कैसे चल पाएगी। लेकिन जो मतदान किए हैं वह 5 साल के लिए आप लोगों को चुने हैं, ना कि मतलब अनवरत के लिए। तो यह कोई नहीं आ सकता है, या कोई अपने आप को ना आके कि मतलब जो विधायक टूट गए हैं पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी वो चलाता है जो राजनीति का बॉस होता है, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उस पर निर्भर करता है कि अपने पार्टी का अस्तित्व कैसे वह स्थापित करे। यही आदरणीय शरद पवार जी हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वोट से उनका सत्ता गिरा दिए थे। यही जो मतलब भारत के अगर जो किसी को राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है तो यही शरद पवार जी हैं, जिनको हुकुम का यक्का कहा जाता है, यही शरद पवार जी हैं। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनको लगा कि एक वोट से हमारी सरकार जा सकती है, उन्होंने बहुत वो सोचे कि किसका समर्थन लिया जाए, किसका समर्थन ना लिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत वो भी अपने आप को फैसले लेने का काम किए। लेकिन ये जो आदरणीय शरद पवार जी हैं, ये बहन कुमारी मायावती जी से मिलती हैं, मतलब बुआ जी से मिलते हैं आके। बुआ जी उनसे बात करती हैं, बुआ जी कहती हैं कि पवार जी, क्या अगर जो मेरा जो कैंडिडेट है, अगर जो उससे मैं कह दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समर्थन में वोटिंग ना करे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का सत्ता गिर सकती है, सरकार गिर सकती है? तो शरद पवार जी बोलते हैं यस, अगर जो आप अपने कैंडिडेट को मना कर दोगे वोट देने से तो उनकी सरकार एक वोट से गिर जाएगी। शरद पवार जी का बात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बुआ जी मानती हैं और अटल बिहारी सरकार गिर जाती है। और कौन वह कैंडिडेट थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थन नहीं किए? वो थे इस समय जो हैं वह तमिलनाडु में राज्यपाल हैं और वह बहराइच के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खां। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि आदरणीय शरद पवार जी कमजोर हो गए हैं। लेकिन देखिए, पार्टी में है टूट बिखरा हो सकती है, लेकिन पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती है अगर जो उसका नेतृत्व करता सही हो। और मुझे यह लगता है कि जब जब एनसीपी को आंका गया है, जब जब एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की गई है, तब तब बढ़ चढ़ के एनसीपी हिस्सा ली है। शिवसेना में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम 29 सालों की गठबंधन थी। तो शिवसेना जो है उसको, उसकी क्या सोच है, उनकी क्या सिद्धांत हैं, उनके लोगों में क्या पकड़ है, वह तो चुनाव होने के बाद में पता चलेगा। जब एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में गए तो अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि शिवसेना अब खत्म हो गई है। जब शिवसेना की जो सिंबल है वह सिंबल जो है एकनाथ शिंदे जी के पास चला गया है, तो लोग यहाँ आकर रहे हैं कि शिवसेना का कहानी खत्म हो गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब चुनाव होगा, चुनाव में जब नतीजे आएंगे, नतीजे में यह पता चलेगा कि कितने में पानी में है, फिर से अपने पार्टी को बढ़ावा दे पाए या नहीं दे पाए, वह तो पता चलेगा ही पता चलेगा।
अब बात कर लेते हैं आज उत्तर प्रदेश के। आपने हमारे उत्तर प्रदेश में क्या चल रही हैं, क्या सियासत चल रही है, कौन पार्टी किसके साथ जाने वाली है। पहले से आदरणीय निषाद जी जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी में 2022 में वह उनके साथ गए, लेकिन वो ओम प्रकाश जो हैं वो सपा के साथ मिल गए। लेकिन सपा का जो है पोजीशन बढ़िया रही। और अब क्या उसमें बातें चली, पार्टी में क्या बिखराव हुआ, क्यों मतलब गठबंधन में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी के पार्टी के पास नहीं रहना चाहे, या तो बाखूबी वही जान सकते हैं। लेकिन अब यह मतलब खुल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर जी का अलायंस होने वाला है 2024 में। लेकिन मैं यह जानता हूं कि गठबंधन तो होता है, हर पार्टियां अलायंस करती हैं, बिना अलायंस किए हुए छोटी पार्टी का बढ़ावा नहीं हो सकता है, वो आगे पार्टी नहीं बढ़ सकती है। लेकिन बार बार मुझे लगता है कि हर पार्टी के साथ गठबंधन करना, इस पार्टी में जाना, इस पार्टी में जाना, उस पार्टी में जाना, इससे यह होता है कि अपना जो समाज होता है, जो अपना वोट होता है, लोग सच्चाई जान जाते हैं कि ये भगौड़े आदमी हैं, ये समाज की नई लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर जो आपको कहीं रहना है एक साथ रहिए, लेकिन आप रह रहे हैं उस पार्टी को, जब छोड़ के जाते हैं तो खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। जिस पार्टी के पास अलायंस करते हैं फिर उसका बखान करने लगते हैं। अब फिर उसी पार्टी को जब छोड़ के आप लोग जाते हो तो फिर उस पार्टी को तमाम प्रकार की आरोप लगाने लगते हो। अब तो ये बाद में ही पता चलेगा कि अलायंस कितने लोग भारतीय जनता पार्टी से करने वाले हैं, कितने लोगों की गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। या तो धीरे धीरे जब चुनाव नज़दीक आती रहेगी तब तो यह मतलब बात चलता रहेगा। अभी तो फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश में आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी जो हैं उनकी पार्टी अलायंस है, उसके बाद में संजय निषाद जी की पार्टी का अलायंस है, और छोटे मोटे होंगे यहाँ मैं नहीं कह सकता हूँ। अब यही खुल के आ रहा है कि फिर मतलब ओम प्रकाश राजभर अपने पुराने घर में जाने वाले हैं। ठीक है, जाए, अच्छी बात है, लोगों की लड़ाई लड़ें, लेकिन किसी का हिस्सा ना लें, किसी के हिस्से की बात ना करें, किसी का हिस्सा मारे ना। बस मेरी यही सोच है। इसी के बाद मैं अपने बातों को विराम देते हुए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ कि जो भी अगर जो मेरे किसी भी शब्द में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी हुई हो बात रखने में, तो आप हमें क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।